तो आलो दिन यो दुनी में हो जेता एक दिन तो आलो दिन यो दुनी में ततुकनी लगा उदेख खुनन मुनई निटेक ततुकनी लगा उदेख। तो आप सभी दर्शकों का अभिवादन। आज 2021 साल की 13 अगस्त है, सावन का महीना है और सावन भरपूर बरस रहा है और इस आर्ट गैलरी के अंदर बरस रही है कला की तमाम अभिव्यक्तियाँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर यशोधर मटपाल और स्वनाम धन्य हैं और न केवल आर्ट बल्कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग उनके कामों के बारे में जानते हैं। आगामी जो बातचीत हमारी अभी होगी उसमें आपको सब नज़र आएगा कि किस जगह से वो निकले और किस जगह तक पहुँचे और किस तरह वो अपनी तमाम सैक्रिफाइसेस करते हुए कला को लेके कितने समर्पित हैं। तो मटपाल जी, सबसे पहले स्वागत है बातचीत में। अच्छा, नमस्कार। तबीयत कैसे रहे? चलो, तबीयत कोई खास भरने जो उम्र सावल ठीक कर रहा है के विशेष स्वस्थ लेने, लेकिन काम करूँ नहीं जी। तो इस आर्ट गैलरी में आना भी हमारे लिए खुशनसीबी है। हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिनको सोशल नेटवर्किंग में लोग तमाम तरीक़ों से यूज़ करते हैं और उसमें कहीं भी आपका नाम नहीं होता है। तो वो एक गुस्सा भी है और एक कलाकार का नाम ना आना, ये भी एक बड़ी बात है। मैंने करीब 50 पेंटिंग बनाई है यहाँ की, फुलदेई जैसी, सारे उसमें हरेले पर हैं। आपका फुलदेई का जो पेंटिंग है वो बहुत यूज़ होता है सोशल नेटवर्किंग। हाँ, तो ये भी होता है, ये जो दूल्हे की आगमन का तैयारी, बारात की तैयारी। तो आपने कोई इसका कॉपीराइट वगैरह करवाया है पेंटिंग से? देखिए, कॉपीराइट हमने नहीं कराया है। आजकल तो वैसे भी लिख देते सी कॉपी करें, जहाँ छपते हैं वो खुद, लेकिन वो आपको ताजुब होगा, हमारी ये पेंटिंग डेली हाट में बिक रही हैं बिना हमारे नाम के। हाँ, एक लड़का यहाँ आया, कहने लगा, अंकल जी आपकी तो किताब है, ये तो वहाँ देखी दिल्ली हाट में। तब तो उसने कैटलॉग निकाला, फिर मुझे ही दे दिया कैटलॉग, मेरे पास है वो 7 पेंटिंग हो। और क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे गरीब आर्टिस्टों के लिए जो इतना पेंटिंग बनाते उनके लिए हम मदद चाहिए हमको, तो मदद वो ले रहे हैं। ऐसे दुरुपयोग इनका बहुत हुआ है। तो अब आगे आपका क्या सपना है कि इसकी क्या भूमिका हो संग्रहालय की? संग्रहालय कैसा हो आगे भविष्य में? एक चीज़ मैं बता दूँ, आज ये मोबाइल से फोटोग्राफी इतनी सरल हो गई, जो हम यहाँ से प्रिंट भेजते हैं या कुछ भी नहीं तो शायद 25-30 लाख रुपया तो मैंने सारा 83 से जब लगाया। उसके बाद ये हो गया, जब बेटा नौकरी छोड़ के आ गया तो करीब 16 लाख रुपया उसने लगाया उधर के जो गुफा कला की दीर्घाएँ बनाने के। ये अभी हाल में बनी है वहाँ की। तो वो भी पेंटिंग और इस फील्ड से? वो तो फॉरेस्ट्री का विद्यार्थी है, पीएचडी। मैं तो यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट्री का ग्राफिक हीरा में। मेरा नाम डॉक्टर सुदेश मटपाल है जी। तो सुदेश मटपाल जी, इस पे पूरा डेडिकेशन उनका दिख रहा है और अपने दर्शकों की तरफ को हमें बताना चाहेंगे कि इस जो संग्रहालय का भविष्य है वो ज़रूर उज्जवल है। सरकार चाहे कोई भी भूमिका इसकी हो, सरकार की या ना हो। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि पिताजी के इस काम को आगे ले जाने में और ऐसे भौतिकता के ज़माने में कितना बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है? नहीं, एक तो ये बड़ा संघर्षपूर्ण तो है ही, और साथ में सरकार का भी उतना जितना हमें उम्मीद थी उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हमारे सामने एक बड़ा उस समय धर्म संकट हो गया था कि हमें अपनी आजीविका को देखना है, क्योंकि परिवार भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन साथ में इतनी बड़ी धरोहर है तो उसको भी हमको बचाए रखना है और बाबूजी का जो एक सपना है उसको भी साकार करना है। तो इसलिए फिर मैंने 30 साल जो है डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के बाद फिर मैंने रिज़ाइन किया और बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया कि मुझे इस काम को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि आप जानते हैं, बाबूजी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम किया है और मेरा जो क्षेत्र है मुख्य रूप से आजीविका है और पर्यावरण है। तो हम चाहते हैं कि प्रकृति और संस्कृति का एक संगम हो सके यहाँ पर। तो मैं उसी दिशा पे आगे चल रहा हूँ और ये पूरा हम जो गीता धाम परिसर है, जो कि 5 एकड़ का परिसर है, हम उसको चाह रहे हैं कि एक उत्तराखंड नॉलेज पार्क के रूप में डेवलप हो और इसमें आर्ट कल्चर के साथ में नेचर और लाइवलीहुड्स के भी लोगों को जानकारी मिल सके। हमने जो यहाँ के लोक कलाकार थे उनको सम्मानित किया, बहुतों को, जो एपल में बनाते, जो लकड़ी का काम करते, जो बढ़ई काम करते, जो इस प्रकार के हमने करीब 10 कलाकारों को
यहाँ तक कि वो दुलम तक पिंडारी के रास्ते में, वहाँ से भी हमने मंगल सिंह कोरंगा को बुलाया जो बगट में काम करता था। ऐसे हमने कई लोगों को, ऐसे करीब 10 कलाकारों को हमने सम्मानित भी किया, उनकी कला बिकवाई भी, वो किया। एक तो यह, दूसरा हमने वर्कशॉप लगाए यहाँ। अब क्या कि हमने एक रास्ता निकाला कि भाई अपनी पेंटिंग के प्रिंट छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, इनमें वो देते हैं। और दूसरे हमने अपनी किताबें छपाई है यहाँ जितनी भी हैं, उन किताबों से थोड़ा बहुत वो हो जाती है। इसके सिवा जो मुख्य आमदनी का जरिया, मैं अभी भी पेंटिंग बनाता हूँ अपनी, इस प्रकार की सीनरी, लैंडस्केप। तो ये वाटर कलर होता है? ये ऑयल है, वैसे वाटर कलर में भी है मेरी, वो सामने है, देखियो लगी हुई हैं, इनके प्रिंट है ये। तो ये यहाँ से लोग ले जाते हैं और इसका भविष्य भी इसी में हम कहते हैं भाई और कुछ नहीं, आप यहाँ के सारे होटलों में लगा दीजिए चित्र, सारे उसमें कीजिए, पब्लिसिटी कीजिए, टूरिस्ट मैप में रख दीजिए। अच्छा, ये सब बातें सुनते हुए और ये सब देखते हुए मेरे मन में जिज्ञासा आ रही है कि क्यों ज़रूरी है आदमी की कलात्मक अभिव्यक्ति का होना, और क्यों ज़रूरी है कला को संरक्षित करना? आपको क्या लगता है? देखिए, कला और संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, अगर वो मनुष्य के पास नहीं हो तो पशु और उसमें कोई फर्क नहीं है। 2000 साल पहले ये उक्ति कही गई है, संगीत साहित्य कला भी हीनो, साक्षात पशुओं को चिपसाना हीनो। तो हम घास नहीं खाते हैं, अन्न खाते हैं, बाकी पशु हैं। अगर हमारे पास संस्कृति और कला नहीं है, उसकी पहचान है ये मनुष्यता की। किसी भी समाज की पहचान होती है कि वहाँ क्या कला संस्कृति है। सूचना प्रौद्योगिकी के तौर पे या और तमाम भौतिकता के तौर पे तो हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन क्या उसी समानांतर हम कलात्मक अभिव्यक्ति भी अपनी कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब क्या नज़रिया आपका रहा है? देखिए, आज से 20 साल, 30 हाँ, साल, 40 साल पहले, और आप और भविष्य में क्या होगा? देखिए, आज हमने कला और इससे कला से और संस्कृति से और साहित्य से हमने पैसा कमाना सीख लिया है, लेकिन सांस्कृतिक हमारी जो संवेदना जो खत्म हो गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी आदिवासी समाज में चले जाइए, अगर कोई आदिवासी लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, उसे शादी होने वाला होता है उसका, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी लड़की को देंगे, हम एकदम बाजार जाकर के गिफ्ट ले आएंगे। पढ़ा लिखा आदमी ये करेगा, लेकिन वो आदिवासी क्या करेगा? वो एक कंघी बनाएगा, 1 महीना लगेगा उसको बनाने के लिए कि मेरे प्रेयसी के लिए कंघी होगी। तो ये कलात्मक जो रुचि थी ना, ये नए सभ्यता के साथ खत्म हो रही है। आपने अच्छे अच्छे प्रोफेसरों के घर में कैलेंडर देखे होंगे, वो खजूर का पेड़ और नाव वाले में, उनको कला की जानकारी नहीं है कि पेंटिंग का क्या महत्व है। तो आज की जो शिक्षा है ना, आज क्या हो गया, आदमी कहता है सारा मशीन ऐसी होगी कि आपकी पेंटिंग इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देंगे वो, जिसमें करो। तो आज हमने कला से, संस्कृति से पैसा कमाना सीख लिया है, लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें कला और जो था वो एक जीवन का एक अंग था। उस लड़की की शादी नहीं होती थी जो एप्रोन बनाना नहीं जानते थे। अभी भी आदिवासी समाज में देखिए, एक साधारण जो आदिवासी हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, ये वहाँ के हैं, झारखंड के, जो यहाँ काम करने वाले हैं, कोई ये लोग जो झोपड़ी में रह रहे हैं सड़क के किनारे, चांदनी रात में ढोलकी बजा लेंगे, नाच लेंगे। हम लोगों को शर्म लगेगी गाना गाने में, नाचने में। नाचेंगे तब जब नशा चढ़ा हो, वैसे नहीं नाचेंगे। हमारे जीवन से कला हट गई है, लेकिन गरीब समाज में आज भी है। तो उत्तराखंड की जो पहचान थी वो इससे थी कि हमारे यहाँ विजुअल आर्ट था, हमारे यहाँ एप्रोन की परंपरा थी, सरस्वती जी की और दुर्गा जी की, और इसकी आपकी जो महादेव जी की पूजा के लिए, पार्थिव पूजा के लिए, सबके अलग अलग थी सारी। अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड इतना रिच है कल्चर में, कहाँ प्रागैतिहासिक काल और कहाँ वो लखुडियार, वो जब पाषाण से आदमी यूज़ कर रहा है, उस जमाने से कला हमारे आसपास है। तो अब सरकार का नज़रिया और सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या होनी चाहिए? क्या ये स्वतः समाज से चीज़ें, कलात्मक चीज़ें दिशा पाएंगी, या सरकार की कोई भूमिका होनी चाहिए?
देखिए, सरकार ने पहले राजा महाराजा ने प्रश्रय दिया, आज 500 राजा तो हो गए लोकसभा में हम्म, और वैसे हो गए राज्यसभा में, लेकिन पैसा एक देने वाले नहीं है, खाने वाली है, लाओ लाओ, नेता लेने वाला ही नेता हुआ ना। तो सरकारी स्तर पर तो ये है कि वो सोचते हैं कि भाई हाँ, इसका उपयोग कैसे हो जाए। अगर किसी उनको पता चल जाए कि भाई हाँ यार भटवाली की पेंटिंग है, इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इस पर तो ध्यान जाएगा, लेकिन उसको जिंदा कैसे रखा जाए ऐसा नहीं जाएगा। हाँ, ये हो गया कि कला के नाम पर, जो लोक कला के नाम पर थोड़ा बहुत ये नाच गान और ये हो गया है, लेकिन वो भी ज़्यादा क्लासिकल के बजाय वो हो गया है जिसमें भोड़ापन। तो इसलिए आज के समाज में लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, पेशेंस नहीं है, और दूसरा वो चाहते हैं कि भाई क्यों इतना सा जो ये मॉडर्न आर्ट चला है, जो शॉर्टकट आर्ट चली है, हम पेंटिंग बनाते हैं, हम पेंटिंग बनाने में अगर जैसे एक फुलदेव की पेंटिंग में आपको पता है ना, हमारे 200 घंटे लगे, और आज भी हमसे लोग क्या कहते हैं कि साहब इसको आप हमको दे दीजिए, आप फिर बना लेना। हमने कहा ऐसा नहीं होता, समाज एक ही बार लगती है एक चीज़ में। हम नहीं देते कि मेरे यहाँ मैं कितना कमा सकता था अगर मैं पेंटिंग बेच दूँ। ये सरकार जितने आते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं साहब ये इसको सरकार को दे दीजिए आप, लेकिन सरकार को देना माने ये है कि आज जो पेंटिंग यहाँ है कल को कि जो चीफ सेक्रेटरी के घर में होगी या मुख्यमंत्री के घर में होगी या किसी के घर में होगी। ऐसे संग्रहालयों का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं 2 साल पहले ही मैंने रांची में देखा, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ का, तो शोकेस बना हुआ है, लिखा है कि इसके जो मूर्ति है वो राज्यपाल के कमरे में, राजभवन में है। तो सारी चीज़ें चली जाती हैं, इसलिए हम सरकार को नहीं देना चाहते। हरीश रावत ने भी यही कहा था, जितने भी आते हैं तब हम मदद करेंगे। तो सरकार की उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो हमारा एक रास्ता है कि भाई यहाँ टूरिस्टों का आना, पर्यटकों का आना ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम वो चित्र भी ले जाएंगे, वो भी हमारा संग्रहालय होगा। दूसरा ये होगा कि संग्रहालय का एक किस्म से निर्माण तो हो चुका है। जब कोई पौधा 38 साल का हो जाता फिर नहीं सूखेगा, सूखने होता तो जल्दी सूख जाता जी। इसलिए कोई निराशा वाली स्थिति नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी अभी? 83 साल। 83 साल में आप अभी कैनवास पे उंगलियां बिखेर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पेंटिंग बना रहे हैं, उसी से आजीविका हमारे चल रही है अभी भी। हम जो पेंटिंग बनाते हैं, बहुत सारी 2 किस्म की पेंटिंग हैं। एक तो ये संस्कृति वाली, दूसरे हमारे यहाँ की चित्र लैंडस्केप। तो ये जो हमारे सीनरीज होते हैं, प्रकृति में बैठ के जो हम बनाते हैं, ये 5000 रुपया हम मई फ्रेम के देते हैं, इतनी बड़ी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कला की पारखी है, वो जब तब आ करके हमसे ले जाते हैं, और उसी से ये सब बना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यूथ हैं जो पेंटिंग्स पे कुछ काम कर रहे हैं, और उनसे पता चला कि हिमालयन संस्था NGO से ये लोग हैं, और जो पुरानी पेंटिंग्स हैं वो ख़राब न हो, उन पे जो फंगस लगा है, और उनका एक तरीके से उनको पुनर्जीवित ये लोग करते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए हम बात करेंगे मैडम से। माय नेम इज़ आकांक्षा जी। सो हम लोगों की यहाँ पे जो है हम 2 टाइप के ट्रीटमेंट करते हैं। सो एक उसमें से होता है प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव को मतलब किसी चीज़ को प्रिवेंट करा जाए, और एक हो गया रेमेडियल। रेमेडियल में फिर हमें इमीडिएट ऑन द ऑब्जेक्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए थे, सो हम लोग आए हैं देखने के लिए कि क्या कंडीशन। आप जैसे देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पेंटिंग खाई हुई है, फंगस। सो दिस इज सिल्वर, ये सिल्वर फिश लगी थी इसमें। तो इसके अंदर ये देखिए,
ये आपको दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो पेंटिंग है धीरे धीरे पूरी डिटोरिएट हो जाएगी, ये पूरी ख़त्म हो जाएगी इसकी वजह से। तो फंगस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स, स्टारफिश और इन सब के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स, जिससे हम इनडायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। और उससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे उसकी फ्यूम से ये वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब में यही प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यहाँ पे उस चीज़ की। अच्छा, तो ये बुक है रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय। इसको हम जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तब भी पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन की तैयारी में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम समझें। और सर बता रहे हैं कि इसमें 68 पूरी साइट्स हैं जिनको सर ने खोजा है, कुमाऊं गढ़वाल मिला के, ज़्यादातर कुमाऊं में है। हमें जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा रहा बचपन? ये बचपन जो एक पहाड़ी बच्चे का होता है, गांव में रह कर के, मेरा गांव अभी भिकेसन उसमें ब्लॉक में नौला नामक स्थान पर रामगंगा घाटी की पाली बचाऊँ में। तो वो सामान्य जो प्राइमरी स्कूल में जैसे जाते थे वैसे ही वहाँ भी। फिर उसके बाद मैंने जूनियर हाई स्कूल के लिए मानीला गया, वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उस क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उनको 16.5 महीने की कारावास हुई थी 3 बार। किस सन में आपका जन्म हुआ थोड़ा? मेरा जन्म 1939 में हुआ। अच्छा, उसमें विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। तो वो जो मानला विद्यालय था वो भी पिताजी का ही स्थापित किया था 1928 में। तो जूनियर हाई स्कूल था, अब तो डिग्री कॉलेज तक हो गया है। तो वहाँ हमने अपनी जूनियर हाई स्कूल की जो होती है, मिडिल स्कूल की जो परीक्षा होती थी वो वहाँ की। उसके बाद से फिर रानीखेत से मिशन इंटर कॉलेज में 2 साल वहाँ हाई स्कूल में किया। फिर हमारे चचेरे भाई थे कानपुर में एयरफोर्स में, तो इसलिए मैं वहाँ कानपुर चले गए चकेरी में। तो वहाँ से इंटरमीडिएट किया। अच्छा, तो इंटरमीडिएट किया तो वैसे मेरी कला की रुचि तो बचपन से ही, जब मैं बिल्कुल प्राइमरी में था, कक्षा 3 के विद्यार्थी था, तब भी मैंने वहाँ दीवारों में चित्र बनाए थे। और पिताजी हमेशा रोकते रहते थे क्योंकि आंखें बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वो जन्मजात थी। ये मिडिल स्कूल में भी चली, हाई स्कूल में भी चली, इंटर में भी। यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में मैं छिप छिप के चित्र बनाता था। तो कानपुर में मेरा बहुत अच्छा इंटर में जो कला में अंक आए थे, तो वहाँ एक टंडन जी थे अध्यापक। उनका बेटा तुम लखनऊ चले जाओ आर्ट्स कॉलेज में, और 1 रंग का डिब्बा भी दिया मुझे, पेस्टल रंग का। तो इस प्रकार से मेरा लखनऊ कला विद्यालय से परिचय व नाम हुआ उन्हें। तो वहाँ मैंने 5 साल का डिप्लोमा किया फाइन आर्ट में। हमारे यहाँ के साथियों में मोहम्मद सलीम हैं जो हम अल्मोड़े के, वो मुझसे 2 साल आगे थे। लेकिन मेरे पास कोई आमदनी का साधन नहीं था। पिताजी ने कह दिया था मैं कुछ खर्चा नहीं दे पाऊँगा। वो पक्के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने पेंशन लेना भी बंद कर दिया, मतलब लेना स्वीकार नहीं किया, न ज़मीन कोई ली। तो इसलिए आर्थिक स्थिति ज़रा ख़राब ही रही। लेकिन मैं जिद में मैंने अपने आप ही किया। तो वहाँ दिन भर में कला विद्यालय में रहता था, रात को मैं ये कॉमर्शियल काम करता था, जो व्यापारी काम होता, पोस्टर बनाने का, ये का इस प्रकार का, या किताबों के चित्र या। तो ऐसे 5 साल किया। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत, आपको पता है कि मैं विनोबा जी से मिला सन 64 में। उनसे मैंने विनोबा भाई थे, उनसे 4 दिन रहा, मैं उनसे मार्गदर्शन लिया। तो उन दिनों गोरक्षा आंदोलन चल रहा था। तो मैं फिर उसमें यहाँ उत्तराखंड से अकेला था, जो लुधियाना जेल में रहा 1 महीना। तो वो थोड़ा मेरा वो हो गया, माने कि उसके बाद गाय के प्रति हमारी जो वो थी, उसके कारण मैं थोड़ा सामाजिक रूप से सक्रिय हो गया लोगों को कि गो हत्या से किस प्रकार से हम बचें और कैसे काल लें, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर उसमें ये हुआ कि पिताजी को थोड़ा चिंता भी हुई। उन्होंने ज़बरदस्ती, उनसे तो ऐसे होता था, तार किया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, आ जाओ। तो राय का मानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो शादी हो गई, लेकिन मेरा ये था कि मैं शादी के बंधन में मैं बंधना ही नहीं चाहता था। तो इसलिए मैं
4-5 साल तक भटकते रहा ऋषिकेश में, महात्माओं से, सारे महेश योगी से मिला, कई महात्माओं से मिला। उसमें ये हंस महाराज जो हैं, सतपाल महाराज के पिताजी, उनका हमने लखनऊ में सुना व्याख्यान। तो उसमें के जितने भी संत थे वो बसंत ऋतु में सब ऋषिकेश में सत्संग होता था। तो पिताजी को फिक्र हो गई कि भाई ये तो हमने इसकी शादी भी कर दी, सब कुछ है, ना नौकरी कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना इसने घरवाली को देखा तक नहीं। शादी के वक्त क्या उम्र थी अपनी? 23 साल। अच्छा। तो पत्नी ने बहुत कष्ट झेला, यहाँ तक कि फिर जब मैं एक बार यहाँ आया तो फिर वो साथ मेरी चली और हमने बाबा जी बन के पैदल हमने कुमायूं भ्रमण किया। और दोराहट में उसे लक्ष्मी नारायण जी थे, स्वामी जी, तो उनके पास हम गए। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा ऐसा है कि आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन तुम ये जब तुमने शादी कर ली तुम इसको कहाँ ऐसे घुमा रहे हो, और ये इसको मतलब हमारी परंपरा है और घर में रहते हैं, सब कुछ होते हैं। बहरहाल फिर वो आया तो फिर उसके बाद पिताजी को चिंता हो गई। उन्होंने कुंडली दिखाई कि भाई इसकी क्या बात है, ये इसके भाग में क्या ये। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा ऐसा है, चंचल वृत्ति तो है ही है, और लेकिन अच्छे कामों में है वृत्ति, गोरक्षा के लिए है, और वह चित्रकला पेंटिंग बनाता है। तो ज्योतिष ने कहा इनको शिक्षा क्षेत्र में डाल दो तो ये ज़रा वो हो जाएगा। तो फिर मैं, लेकिन पिताजी का एक हट था कि मैं अपने बेटों को अपने स्कूलों में नहीं रखूँगा। वो ताड़ीखेत में भी रहे मैनेजर, वहाँ अभी भी हमारे डाला जी के धर्मशाला है वहाँ, और मानिला में थे, रामनगर में, कर्णपुर में, 3 जगहों के उन्होंने विद्यालयों को मदद करी, नौला अपने हमारे गांव में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटों को नहीं रखूँगा, मुझे अपना दामन साफ रखना है। हाँ। तो इसलिए क्या हुआ कि जब तक पिताजी जिंदा रहे तो हम, फिर मैं वहाँ सल्ट में, मैंने पैसिया में वहाँ नौकरी करी 2 साल। फिर मानिला आ गए, वो प्रधानाचार्य जी ने तो रखा ही था कि मेरा नाम, इन्हें जब पिताजी वो ख़त्म हो गए सन 71 में, तो वहाँ मैंने मानिला में 2 साल अध्यापन कराया इंटरमीडिएट में। लेकिन वो नियति फिर होती, उसी बीच में धर्मयुग में और इनमें अखबारों में आ गया कि भोपाल के पास मध्य प्रदेश में गुफा निकली है जिसमें चित्र हैं। तो मैंने सीधा नौकरी छोड़ के मैं सीधा कई लोगों को किया। तो पूना से एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम आ तो सकते हो, लेकिन कोई वजीफे का कोई गारंटी नहीं है, अपने खर्चे से आओगे। मैं चले गया। तो वहाँ फिर क्या है कि वो तो और ज़्यादा खर्चीला था, पीएचडी करना था मुझे वहाँ। एमए मैंने आगरा से किया था, ऐसे ही उसमें मैं अध्यापक था, जैसे करते हैं अध्यापक। मतलब फाइन आर्ट्स की जो डिग्री थी वो बैचलर डिग्री थी? नहीं, वो तो 5 साल का अलग था। अच्छा। लेकिन उसमें तो मेरी इंटरमीडिएट शिक्षा थी। तो मैंने बीए किया लखनऊ से मानव शास्त्र में, उसके बाद फिर एमए किया। तो फिर मुझे लखनऊ और मेरी प्रदर्शनी ललित कला अकादमी ने लगाई, क्योंकि चित्रकार तो था ही मैं। मेरी वो दूसरी प्रदर्शनी थी, वो सन 64 तो पहले लगी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ठीक है गुफा कला में आप वो कीजिए इनमें, और जो कुछ भी होगा हम मदद करेंगे, जहाँ जहाँ संग्रहालयों में जो काम आपको जहाँ जहाँ दिला सकते हैं हम, इस प्रकार का। तो मैं फिर उस संग्रहालयों का ही मैंने काम किया, आदि मानव के चित्र बनाना, वो करना, उसमें की मूर्तियाँ और ये सब। तो उससे मुझे एक अनुभव भी होता गया। मैंने कई संग्रहालयों के लिए काम किया। तो बहरहाल वहाँ से पूना से जब तक सरकारी नौकरी होती तब तक मैं ओवरेज हो गया, क्योंकि 33 साल में गया मैं पीएचडी करने, उसके बाद 41 साल हो गए थे पीएचडी कंप्लीट होते। हाँ, क्योंकि वहाँ मुझे मध्य प्रदेश आना पड़ता था। गुफाओं में मैंने काम किया और 133 गुफाओं में मैंने काम किया। तो मुझे 8 साल लगनी थे वहीं बैठ करके चित्रकारी करी। तो बहरहाल वो अच्छा रहा। तो उसके बाद मुझे क्या हुआ कि दिल्ली में भारत सरकार के उसमें सचिव थी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी थीसिस ने पढ़ी थी, वहाँ से पूना से मंगाई थी। उन्होंने कहा कि आप भोपाल में आ जाइए, हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बन रहा है और वहीं से आपको गुफा कला का सारा क्षेत्र में काम कर सकते हो। तो मैं वहाँ चले गया। सन 83 में नौकरी छोड़ दी, भोपाल वाली नौकरी छोड़ दी फिर। तो भोपाल वाली छोड़ दी तो यहाँ आया।
घूमा कि कहाँ संग्रहालय होना है। तो रामनगर में हमने, हमारा मकान था पैतृक, तो वहाँ हमने अपने ही छोटे से कमरे में वहाँ हमने अपना संग्रहालय की नींव, मेरे पास पत्थर के औजार और ये सब कुछ थे इनमें। तो क्योंकि उतने समय का अनुभव हो गया था सन 73 से मुझे पुरातत्व में। तो रामनगर में कई जगह मुझे बताया गया कि आपको ये दिला देते हैं, जंगलात में दिला देते हैं और यहाँ भवानीगंज में दिला देते हैं ये बनाने के लिए संग्रहालय। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर हम बाजार में बनाएंगे तो फिर उसका विस्तार कैसे होगा। संग्रहालय तो ऐसी चीज़ है कि उसके मतलब वो तो बढ़ती वाली है, तो इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। तो उसमें ही, और दूसरा उसका घरेलू पक्ष था कि हमारे ससुर जी हमेशा आखिरी समय तक चिंतित रहे कि पता नहीं कभी बेटी को छोड़ के फिर चले जाए, जोगी हो जाए। तो जब मैं यहाँ आया संग्रहालय के लिए, मैंने बात करी तो उन्होंने कहा हमारे पास आप जितना चाहिए उतनी हम ज़मीन आपको दे देते हैं। लेकिन सन 83 तक वो गुजर गए। तो उनका बेटा जो था हमारा साला, उसने कहा कि ऐसा है कि आपको पिताजी कह गए हैं, आप जहाँ भी चाहते हैं यहाँ पर। तो मुझे उसमें ये था कि ये सारा ये तो बंजर था, पूरी घास थी यहाँ। अपने लोगों से जो भी चीज़ लेंगे संग्रहालय के लिए उसमें जोर जबरदस्ती से नहीं लेंगे। अल्मोड़ा के नज़दीक फड़गनौली है, हाँ, या फिर लाखोड्यार है, लखुडियार है, या पाली पिछाऊ गेवाड़ घाटी में तमाम कप मार्क्स और इन चीज़ों की खोज आपने की है। तो एक तरीके से उत्तराखंड में जो इतिहास का विभाजन है, इतिहास के वर्गीकरण को जो आइडेंटिफिकेशन है, प्राग ऐतिहासिक काल और उसके भी अलग अलग पार्ट, उसका आइडेंटिफिकेशन आपकी खोजें हैं। तो इसका थोड़ा अनुभव हम जानना चाहेंगे। गेवाड़ घाटी में देखोगे उसमें सन 62 में चीन का जब हमला हुआ तो उसके बाद से यहाँ सड़क बनना, 4 लेन सड़क बनने की योजना बनी पूरी। लेकिन सन 73 में जब मैं पूना गया, पूना से मैं वहाँ से छुट्टी में आया घर, तो उसमें खुदाई हो रही थी सड़कों के दोनों तरफ। तो सौभाग्य ऐसा रहा कि जहाँ पर जो नौला बसेड़ी गांव का जो है उसमें रामगंगा घाटी में, तो वो पुरानी सड़क थी, बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की, पैदल भी और फिर सड़क भी नहीं, तो वो चौड़ी जब हो रही थी तो वहाँ ही कब्रें मिली। तो कब्रें मिली तो मैं वहाँ से उठा करके ले आया घर में। तो ईजा ने बड़ा विरोध किया कि तुम ये सब कहाँ ला रहे हो घर के अंदर। लेकिन मुझे था कि ये वो है। तो लोग कहते थे ये रोहिलों की कब्रें हैं, पिताजी ने भी यही कहा, क्योंकि रोहिले यहाँ आए थे तो उनका मतलब कई जो उनकी वो हो गया था, हैजा हो गया था। और उनके मैंने कहा ये रोहिलों की कब्रें नहीं हैं ये, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे हैं, इतनी अच्छे पत्थरों की बनी हुई है, तो कोई ऐसा नहीं कि जो अचानक मरे तो उसको इतना। तो मैं यहाँ से सामान लेकर के जो मुझे कब्र से मिली थी, मैं पूना गया, ये सन 73 की बात है। तो पूना गया तो उसमें तो मैं पूरा उसमें PhD का विद्यार्थी था। तो मुझे नैनीताल में वापसी में ताराचंद त्रिपाठी मिले। तो ताराचंद त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा मटवाल जी आप तो अब पुरातत्व चले गए हैं, एक ये यहाँ पर मेरी दीदी का जो ससुराल है बाड़ी छेना के पास, वहाँ भी एक गुफा में कुछ लिखे हुए हैं। अच्छा, ये पहली सूचना दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो असली जो हकीकत है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खोजी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं वहाँ से पुरातत्व से वो लेकर के विधिवत मैं आऊँगा इसमें और ये करूँगा इनमें। तो मैं आया, अब मैं मध्य प्रदेश में उलझ गया, क्योंकि जब PhD पूरी करनी थी उसमें में, और कोई संसाधन नहीं था, 200 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता था। तो मैंने सोचा कि PhD का काम, उन्होंने कहा कि आपको फील्ड वर्क पूरा करना है। तो मैं यहाँ सन 76 से पहले नहीं आ पाया सर्वे करने के लिए। तो अल्मोड़े में DP अग्रवाल जी आप जानते हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, करीब 90 साल के होने वाले हैं। वो थे उसमें अहमदाबाद में। तो उन्होंने वहाँ से मुझे लिखा, वो नैनीताल आए थे, उसमें ये DD पंत जी थे यहाँ के वाइस चांसलर। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने मुझे, उसमें ये मोबाइल का इतना था नहीं फोन, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी पैड में कि हम कुमाऊं में ज़रा घूमना चाहते हैं, आपको गुफा चित्र के बारे में अगर जानकारी है तो आप हमें बता दीजिए और आ जाइए। ये उनकी चिट्ठी मेरे पास अभी तक रखी हुई है।
तो मैंने कहा मुझे तो ये अब विभाग वाले जब आने नहीं देते, मैं मध्य प्रदेश में उलझा हुआ हूँ, मैं तो ये नहीं। और तो उन्होंने ये लिखा कि अगर आप नहीं भी आ सकते हैं तो कौन का हमको साइट बता दीजिए जहाँ जहाँ हमको जाना है। तो मैंने उनको बताया कि वो, क्योंकि ताराचंद त्रिपाठी ने मुझे वही बता दिया था कि भाई लाखोटियार में है और उसके आसपास भी और होंगे सब कुछ। उनको तिलें और अफों कहाँ उनके जो गाँव में तो उधर इस समय तक लखुडियार 64 में उसको खोजा जा चुका है एमपी जोशी द्वारा। नहीं, एमपी जोशी द्वारा, एमपी जोशी उसमें तो पिक्चर में नहीं आए। अच्छा। ताराचंद त्रिपाठी जी ने खोजा। और उनके उसके बाद वो ताराचंद त्रिपाठी और पिथौरागढ़ में डॉक्टर मदन चंद भट्ट जी थे। हाँ। तो मदन चंद भट्ट जी और इन्होंने कहा यार वहाँ हम चल तो देखते हैं, लेकिन ये आर्टिस्ट तो हुए नहीं है। इन्होंने देखा वहाँ तो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा होता कि दो बारातें आमने सामने जब आ जाती हैं तो उनमें खून खराबा हो जाता है। और यहाँ पर दो बारातें जुड़ी थी, इसे इनके खून से ये बना दिए इन्होंने, ये दंत कथा थी। तो त्रिपाठी जी ने कहा ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, उसमें ये है। तो डीपी अग्रवाल जी जब उनने पूछा तो मैंने उनको बताया कि यहाँ यहाँ हैं। अब हमें इतना पता नहीं कि हम जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसकी कॉपी अपने पास रखें या कुछ करें। तो डीपी अग्रवाल आए तो अल्मोड़े में जब आए तो महेश्वर प्रसाद जोशी थे उसमें हिस्ट्री के, तो दोनों गए। मैंने कहा कि यहाँ यहाँ है। तो उन्होंने लाखोटियार पहुँचे वो, और वहाँ से उन्होंने जैसा थोड़ा बहुत नकल कर सकते थे, क्योंकि वो आर्टिस्ट तो थे नहीं दोनों, वो करके उन्होंने एकदम चालाकी है कि लोग इसमें इतने होशियार हो जाते हैं कि उन्होंने सीधा अहमदाबाद जाकर के एक जर्नल निकलता था मैन एंड एनवायरनमेंट, उसके वो एडिटर थे डीपी अग्रवाल। उन्होंने लिख दिया कि कुमाऊं में पहली बार हमने गुफा चित्र खोजे हैं और हम अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को जा रहे थे और अचानक हमको ये गुफा चित्र मिल गए। तो मेरी तस्वीर वहाँ से साफ हो गई कि जो उनमें था, क्योंकि वो जहाँ से रिकॉर्ड हो गया 1976 में हो गया। मैंने गुफा लाखोटियार का काम बाद में किया। मेरा 80 में बॉम्बे से एक लेख निकला था, 1 लाख गुफाओं में छिपी हुई, पूरा नवभारत टाइम्स पूरा पेज, 1 लाख गुफाओं में छिपी हुई कला। तो ये हुआ। अच्छा, यहाँ के जो नौला घाटी के कब्र थे, नहीं एमपी जोशी का नाम कैसे आ रहा है? मैं ये नहीं एमपी समझ जोशी का इसलिए है कि जब डीपी अग्रवाल जी अल्मोड़ा आए तो उन्होंने एमपी जोशी का भाई चलो, पा। अच्छा। मेरी चिट्ठी भी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ चलते हैं। तो वो गए। अब चूँकि वो विद्यार्थियों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हुए, सब कुछ हुआ। अच्छा, लेकिन हम ये लिखते पढ़ते हैं कि 64 में एमपी जोशी ने लखोटियार खोजा और बाद में फड़कानौली के साथ आपका नाम नहीं लिया नहीं, जाता मेरा फड़कनौली मेरे तो कई सारे, मैंने 11 साइट खोजी हैं जो इसमें, और वैसे 60 साइट हैं कुल मेरी किताब में। आपको मैं अभी यहाँ रॉक आर्टिंग कुमाऊं हिमालय है, एकमात्र पुस्तक इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली से छपी हो। ताराचंद त्रिपाठी, ये जो the famous historian of Kumaon, who informed me also about their existence in the year 1970. ये मुझे पता है कि उनसे 73 में मुझे उनसे पता चला लखोटियार के बारे में, लाखोटियार के बारे में। जिसको हम ये उसकी एमपी history। जोशी पढ़ते हैं। लाखोटियार की तो कहानी ये है, ये लोग गए इन्होंने, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड एकदम कर दिया कि हमने खोजी है नहीं। अब जितने उनके विद्यार्थी होते कहते हैं हमारे गुरुजी ने खोजी हैं। इसी में एमपी जोशी मुझसे नाराज भी हो गए। ये सब खोजते कौन हैं? गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, स्कूल में देहात के लोग, बच्चों को कौतूहल होता कहीं गुफा में अंदर चल गए, लेकिन उनका नाम कभी नहीं आता उनका है जो एकदम अखबार में दे देते हैं साहब मैंने खोजी। कई बार अभी भी वो जो अल्मोड़े से आते हैं वो कहते साहब वो तो हमारे एमपी जोशी जी ने वो किया है। हमने कहा हमको तो उनसे ममता है गुफा चित्रों से, तो हम तो काम करेंगे। अभी तक सर से बातचीत जो हुई है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये उद्घाटित हुई कि लखोटियार को एमपी जोशी की खोज से जोड़ा जाता है और फड़कानौली के साथ डॉक्टर यशोधर मटपाल का नाम लिया जाता है, और भी खोज उनके द्वारा हुई है मटपाल सर के द्वारा। लखोटियार की खोज कागजों में एमपी जोशी के द्वारा है, असल में उसको विधिवत जनता के बीच ले जाना ये मटपाल सर ने किया था। ये एक नई चीज़ उन्होंने बताई। हम 1966 में बात कर रहे थे कि अमेरिका या इंग्लैंड के किसी ग्रुप ने आपके काम को यहाँ देखा। देखिए वो सन 6 से है,
जब मैं यहाँ आ गया 86। तो वो ये हुआ कि सन 86 में वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल कांग्रेस की पहली मीटिंग थी लंदन में। वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल कांग्रेस, वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल हाँ कांग्रेस, विश्व पुरातात्विक सम्मेलन। तो वो सबसे बड़ा सम्मेलन था, पहली बार हुआ इंग्लैंड में। तो उन्होंने अंग्रेज लोग इस बारे में ईमानदार ज़्यादा होते हैं, उनको पता था कि आदमी ने काम कहाँ किया। जैसे मध्य प्रदेश में भी आज मेरा नाम नहीं मिलेगा आपको भीमबेटका में, जबकि मुझे पद्मश्री भीमबेटका के कारण मिली। मेरे पद्मश्री के साथ जो किताब मिलती है ना, उसमें साइटेशन जिसको कहते हैं, उसमें मुझे ये है कि इनके इस गुफा कला के काम के कारण। लेकिन हुआ क्या कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर वाकनकर थे, जिनके आप मेमोरियल लेक्चर में भी मुझे बुलाते हैं, सब कुछ, वो गुजर गए। उनको एक बाबा जी ने सबसे पहले बताया, वहाँ जो रहते थे बाबा जी गुफा में, कि यहाँ कुछ दीवारों में लिखे हुए हैं, और उन्होंने सीधा दे दिया कि मैंने खोजा। तो मध्य प्रदेश की जो इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है भीमबेटका, तो मैंने तो पीएचडी किया उसमें, करीब 12 साल में कुल रहा, 8 साल तो पीएचडी के लिए रहा। उसके बाद में फिर मैंने और पहाड़ी में की काम। जब मैं मध्य प्रदेश में भी था 2 साल, तभी मैंने वहाँ काम किया। तो मध्य प्रदेश सरकार वाले कहीं मेरा नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उज्जैन के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने खोजा, और उन्होंने एक उनके माने भीम जो वहाँ की खोज पर उनके कोई किताब नहीं है। मेरी तो ये किताब है सामने, ये रखी हुई है। भीमबेटका में जो रॉक्स में जो पेंटिंग्स बनी हुई थी, उसको आपने कागज पे उतारा? मैंने उनके टू द स्केल कॉपी करी, जिसको प्रलेखन कहते हैं। अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन जी। और 133 गुफाओं का मैंने जो पीएचडी के लिए उपयोग किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैंने 400 गुफाओं में काम किया है, तो उसमें से कुछ तो भीमबेटका के आसपास की पहाड़ी हैं, केरल में हैं, मिर्ज़ापुर में हैं, कटनी में हैं। तो इस प्रकार से करीब 400 गुफाओं में मैंने काम किया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय उनको पता था कि इस आदमी ने काम किया, तो उन्होंने पता लगाया कि वो, क्योंकि मैं तो तब यहाँ आ गया था, तो बहरहाल उनको दिल्ली से पता चल गया कि वो भीमताल में। तो मेरे पास पत्र है कि आपको आमंत्रित करते हैं हम, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन आप यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे। तो उस समय ये उत्तराखंड अलग नहीं था। तो मैंने एक पत्र लिखा कि मैं मेरे इंग्लैंड में प्रदर्शनी हो रही है, यहाँ की गुफा चित्र पर पहली बार दुनिया के सामने 5000 रुपये मैंने मांगे थे प्रदर्शनी लगाने के लिए, जो आज तक नहीं मिले। किससे? उत्तर प्रदेश सरकार से उसमें। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश में ही था। तो प्रदर्शनी लग गई। तो लेकिन वहाँ अब मुझे पता चला कि जब मेरे चित्रों की जो प्रदर्शनी लगी, उससे लोग इतने प्रभावित हुए, और मुझे वहाँ से फ्रांस जाने का आमंत्रण आ गया कि आप यहीं से आप फ्रांस जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ देखेंगे। फ्रांस गया तो वहाँ मुझे लोग मिल गए कि आपके हम यहाँ चल प्रदर्शनी लगाएंगे। 2 साल तक चल प्रदर्शनी चली वहाँ। मैं तो वापस आ गया वहाँ से इंग्लैंड वापस, क्योंकि इंग्लैंड यहीं का टिकट यहीं का था सारा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे लंदन जाने से मेरा सारा भाग्य पलट गया। लोगों को लगा कि एक आदमी ऐसा भी है जो बिल्कुल देहाती है और गुफाओं में बैठ करके काम करता है आज के समय में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फ्रांस आने का तो वहीं से निमंत्रण मिल गया। मैं 15 दिन घूम करके आ गया। बड़ी रोचक होती है। एक अमेरिकी महिला, वो इतनी फिदा हो गई, उसने कहा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, आप चलिए। उसने पूरा पेरिस एरिस सब घुमाया था। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरी बुकिंग हो गई कि अगले साल आप हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे। तो फिर इटली में मेरे स्वतंत्रता का स्वर्ण दिवस हो रहा था, वो आपके 1997 स्वर्ण जयंती। हाँ, स्वर्ण जयंती 1997 में। उसके लिए मुझे आया कि हम एक गांधीवादी स्कॉलर को बुला रहे हैं जो कि खद्दरी पहनता है और स्कॉलर है। तो इटली ने बुलाया मुझे। तो अब उनके सामने क्या शर्त किया, क्योंकि ये तो सरकार कोई खर्च देते नहीं थी। मेरा इटली का मेरा जिसने स्वर्ण जयंती समारोह में गांधीवादी स्कॉलर को बुलाने के लिए उन्होंने सारा आमंत्रित किया वहाँ के एम्बेसी ने, लेकिन यहाँ मुझे कोई पैसा नहीं मिला। यहाँ तक कि मेरा पासपोर्ट जो था वीज़ा ही नहीं बन पाया। तो
तो दिल्ली की एक महिला ने मुझे फिर हवाई जहाज़ का खर्चा 40,000 रुपया खर्च करके हवाई जहाज़ का खर्चा दिया टिकट का। मैं इटली की बता रहा हूँ, वो तो इंग्लैंड का तो उन्होंने ही किया सारा। तो मैंने फिर एक रणनीति बना ली कि हाँ, जैसे इस साल वो कहेंगे भाई आप पुर्तगाल में आएंगे अगले साल, तो उनसे कहेंगे हाँ, वो कहेंगे 1 महीना हमारे लिए काम करेंगे आप गुफाओं में। तो इस शर्त पर हमने काम करना शुरू किया और प्रदर्शनी लगाएंगे। तो जब प्रदर्शनी लगाएंगे तो होता क्या है कि प्रदर्शनी के बाद थोड़ा लोभ हो जाता है पेंटिंग के, तो हम जिसने प्रदर्शनी लगाए उन्हीं को वो सारे पेंटिंग दे देते हैं। तो उनके हिसाब में लाखों रुपए की आमदनी भी हो जाती थी, जितना हमारा खर्चा था सारा निकल जाना। तो इस ढंग से मैंने सारे 20 विश्व सम्मेलन ऐसे अटेंड किए। 20? हाँ, और करीब 40 जगहों में प्रदर्शनी लगाई, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। तो ये मेरी संक्षेप में कहानी है। यहाँ तो अब यहाँ आने के बाद क्या ग्रोथ रही आपकी? यहाँ कैसा लोगों का नज़रिया रहा, कैसा सरकार का नज़रिया रहा? देखिए, मेरे पास अगर ऐसे आप विजिटर्स बुक देखेंगे तो इसमें तो इतनी तारीफ लिखी हुई है। सारे मुख्यमंत्री जी, एक खंडूर जी को छोड़ के बाकी सब आए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। घोषणा भी हो गई, निशंक जी ने 15 लाख की घोषणा कर दी, कहीं नहीं मिला। कितनी बार घोषणा है, प्रकाश पंत जी ने घोषणा करी 5 लाख रुपए की। आखिर तक पत्रकार पूछते रहे भाई कब दे रहे हैं मटपाल जी को पैसा संग्रहालय के लिए, कुछ नहीं मिला। कुशेर जी ने लिखा था हम तो तीर्थ यात्रा करते हैं करके, इसमें लिखा हुआ है संग्रहालय माना माने। तो तारीफ तो भरपेट होगी, लेकिन संग्रहालय जो हुआ इसी प्रकार चलते रहा। और मेरा जो हुआ ये विदेशों में जहाँ से मैं जाता था तो खाने का खर्चा बचाता था, बाकी तो और कुछ बचा नहीं सकते आप। फलाहार करने वाला हो, मांसाहार वाला हुआ नहीं। तो मैं जितना पैसा लाया संग्रहालय के लिए लगाया। तो ये तो मोटा मोटी अगर देखें तो संग्रहालय में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो और जगह नहीं है? देखिए, एक तो आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ खाली अल्मोड़े से ही हर महीने 1 ट्रक सामान पुराना कबाड़ी जो गांव से लाते हैं वो जा रहा गलने के लिए मुरादाबाद। और बागेश्वर से 1 ट्रक सामान जाता है रामनगर के रास्ते। तो यहाँ से जो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी बर्तनों की लेकर के सारे तांबा कांसा हाथों की जितनी भी है, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको बचाना है। तो मैंने फिर सारे भ्रमण किए यहाँ। जैसा काष्ठ कला नष्ट हो रही थी, मैंने काष्ठ कला के लिए 90 गाँवों का सर्वे किया और ग्रंथ तैयार किए। कुमाऊँ वुडवर्क है मेरा। हाँ। और 2-3 किताबें मेरी। तो मैंने कहा ये नष्ट हो जाएगा काष्ठ कला का। तो हमने ये काम किया। तो उसमें क्या हुआ कि इसी में किसी से लाखों तैयार के लिए मुझे 4,000 रुपया दिल्ली से किसी ने सैंक्शन कराए रिकॉर्डिंग के लिए, उनको दिया। तो हम क्या करते थे कि एक समझे बद्धवा मजदूर जैसे समझे कि भाई हाँ इसकी किताब बना के आपको दे देंगे, आप खर्चा उठाएंगे। तो ऐसे मैंने केरल में काम किया 2 साल। भारत सरकार ने कहा कि हम आपको देंगे लेकिन आप कॉपीराइट हमारा रहेगा। तो अभी अपना आपका पेंटिंग्स का काम है और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से जो पुरानी काष्ठ कलाएँ हैं, पाषाण कलाएँ हैं और पुरानी चीज़ों को आपने यहाँ पे संग्रहित किया। यहाँ पर हमने जितने भी बर्तनों के, चाहे वो पौली हो, चाहे वो भड्डू हो, चाहे वो बंडा हो, सारे जितने नमूने हमको मिल सकते थे कहीं से भी किसी भी कीमत पर, आपने अभी शायद देखा नहीं होगा जी, माने और कहीं इतने नमूने आपको नहीं मिलेंगे जितने हमने यहाँ खोजे। तो एक तो यह है कि जो चीज़ नष्ट हो रही थी हमारी, कबाड़ी ले जा रहे थे, वो हमने बचाया। और दूसरा काष्ठ कला जो बिल्कुल ख़त्म हुई थी, उस पर मेरे ग्रंथ हैं। पर किसी भी क्षेत्र में अगर वो कलाकार है, अगर वो लेखक है, अगर वो है, वो अपने समय से आगे की सोचता है, वो सोचता है। इसलिए हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि जो हमारी सोच है वो सारे भीमताल के लोगों की सोच होगी। लेकिन मेरे जाने के बाद हो सकता है 50 साल उनको ये हो गर्व हो कि भाई हाँ मटपाल जी का संग्रहालय यही है। आलो दिन यो दुनी में हो जाता एक दिन तो आलो दिन यो दुनी में ततुकनी लगा उदेख खुनन मुनई निटेक ततुकनी लगा उदेख
घुनन मुनई निटेक जेता एक दिन तो आलो उदिन यो दुनी में हो जेता एक दिन तो आलो उदिन यो दुनी में जदिन कठुली रात ब्याली तो फटला को कड़ालो जदिन कठुली रात ब्याली तो फट